एपिसोड 155। ज़रीन का रवैया शाम से बदला हुआ था और मुझे लग रहा था कि वो मुझसे वाबस्ता तवक्कुआत पूरी ना होने के बाद एक ज़बरदस्त जज्बाती बहरान का शिकार होने वाली थी। मैं नहीं जानता था कि उस बहरान का नतीजा क्या निकलता, लेकिन खुदा जो करता है बेहतर ही करता है। मैंने उसे सख्त रवैये से पीछे नहीं धकेला, बल्कि नरमी से अपनी जगह खड़ा रहा और बिलाखिर ज़रीन खुद समझ गई कि मैं उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर सकता हूँ। वो इतनी ज़हीन भी थी कि उसने इसकी वजह भी जान ली और मैं वजाहतें करने से बच गया। मैं कमरे में वापस आया तो बीतू वहाँ मौजूद था। उसने मायनेखेज़ नज़रों से मेरी तरफ देखा। शोभी भाई, कहाँ से आ रहा है? मार्केट गया हुआ था यार। तुम सोए नहीं? सारा दिन तो सोता रहा था, अब नींद इतनी जल्दी कहाँ आएगा? वॉशरूम से आकर मैंने जैकेट और जूते उतारे और बिस्तर पर गिर गया। आपने खाना भी बाहर खाया है? हाँ। वैसे तुम ये पूछना चाह रहे हो कि मैं किसके साथ गया था, तो तुम्हें मालूम है? नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। अब मतलब जो भी रहो, तुम शौक से जागते रहो, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह को खास बात है? हाँ, कल अतीक को अस्पताल से यहाँ लाना है और कल ही हकीम कादिस आ रहा है। हाँ, हमको मालूम है। ये बात दुश्मन भी जानते हैं और वो इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। इस कोठी का पता चलाने की कोशिश भी कर सकते हैं। उनको इन दोनों कामों से रोकना है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकता है कि कल दुश्मन को कोई हरकत ना करने दे। हम अस्पताल जाएगा? नहीं, हम अस्पताल नहीं जाएंगे, बल्कि दूर रहकर निगरानी करेंगे। वो कैसे? बाइक पर। इसलिए अब जाकर सो जाओ ताकि सुबह ताज़ा दम हो। पता नहीं किस वक्त मैदान अमल में आना पड़ेगा। बीतू रुखसत हो गया। मैंने मोबाइल में सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया, फिर मैं सो गया। सुबह मुझे अलार्म ने बेदार किया। मैंने उठकर पहले नमाज पढ़ी और फिर बाहर आया। सिटिंग रूम में अब्दुल्ला मौजूद था। वो किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। ठीक है, मैं 8 बजे तक आता हूँ। उसने लाइन काट दी। सुबह बखैर जनाब। सुबह बखैर। कोई ताज़ा अहवाल? हेलीकॉप्टर पायलट ने मौसम की रिपोर्ट ले ली है। मौसम क्लियर है। हम 8 बजे परवास कर सकते हैं और कोई मसला नहीं हुआ तो 9:30 बजे तक वापस आ सकते हैं। यहाँ के इंतजामात मुकम्मल हैं? बिल्कुल मुकम्मल हैं। मैं आते अतीक को लेना अस्पताल चला जाऊँगा। आपका क्या प्रोग्राम है? मैं और बीतू बाइक पर होंगे और दूर से निगरानी करेंगे। अगर कोई रास्ते में आया और उसने रोकने की या ताक़ुब करने की कोशिश की तो हम उसे रोकेंगे। ये ठीक रहेगा, वरना मैं इस तरफ से फिक्रमंद था। मेरे पास मौजूद आदमियों में इतनी सलाहियत नहीं है कि वह खुद को फैसला करें। इस काम के लिए आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं है। हमें असलहा और मवासलाती आलात दरकार हैं जो छोटे हों और आपस में सबको मुंसलिक रख सकें। मेरे पास मौजूद हैं। मैं मुनीर से कह दूंगा, वो आपको असलहा दिखा देगा और छोटे हेडसेट भी दे देगा। बाकी आप खुद देख लीजिएगा। अब्दुल्ला को जल्दी थी क्योंकि उसे हली के साथ जाना था, इसलिए वो चला गया। बीत उठ कर आ गया तो हमने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद मुनीर ने मुझे एक कमरे में मौजूद असलहा दिखाया। उसमें खुद का राइफलों समेत हर किस्म का असलहा मौजूद था, लेकिन मैंने पिस्तौल के साथ 2 अदद धुएं के बम ले लिए। मुनीर ने बताया कि ये बिना किसी आवाज़ के फटते हैं और चंद सेकंड के अंदर अंदर 200 मुरब्बा फुट के इलाके को धुएं से भर देते हैं। बीतू को उनका इस्तेमाल नहीं आता था, इसलिए उसके लिए नहीं लिए। 2 पिस्तौलों के 2 इजाफी मैगजीन भी ले लिए थे और ये सब हमारे लिबास में आसानी से आ सकता था। फरार और किसी को ताक़ुब से रोकने के लिए धुएं के बम बेहतरीन थे। ज़रीन अभी सो रही थी। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? शहबाज। अब उठ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो बदस्तूर कंबल में लेटी हुई थी। उसकी नींद शायद पूरी नहीं हुई थी। इतनी सुबह क्यों उठ गए? मुझे काम से जाना है। कहाँ? मुर्शिद के आदमियों ने मेरे घर की गाड़ी पर हमला किया था। उसमें मेरा एक रिश्तेदार जख्मी हो गया था। उसे आज अस्पताल से यहाँ कोठी में लाना है। वो ठीक हो गया है? नहीं, लेकिन अब उसका इलाज यहीं होगा। वो उठकर बैठ गई। उसने कंबल एक तरफ रख दिया था। शहबाज, अगरचे मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे यहाँ इस तरह रहना अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या चाहती हो तुम? तुमने कहा था कि तुम मुझे जॉब दिला दोगे, तो यहीं जॉब दिला दो। मैं कुछ भी कर लूँगी, सफाई का भी काम कर लूँगी। तुम इसलिए नहीं हो कि सफाई के काम करो, और यहाँ तमाम काम करने वाले मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँ? देखो, शायद आज से यहाँ अच्छे खासे लोग आ जाएंगे और उस वक्त काम करने वालों की कमी होगी। तुम यहाँ निगरानी कर सकती हो, घर का निज़ाम चला सकती हो। वो कैसे? देखो, तुम्हें कोठी में रहने और उसकी देखभाल करने का मुकम्मल तजुर्बा है। तुम उस तजुर्बे को यहाँ इस्तेमाल कर सकती हो। मैं मुनीर से कहता हूँ, फ़िलहाल वो बेचारा अकेले ही सब कुछ करता है। तुम उसके साथ शामिल हो जाओ तो उसका बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये ठीक रहेगा, मैं भी मसरूफ़ हो जाऊँगी। बस तो फिर रेडी होकर आ जाओ। यूँ समझ लो, आज से तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया है। वो तो कल से ही शुरू हो गया था, जब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गई थी। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरा भयानक माज़ी सिर्फ एक ख्वाब है। उसे ख्वाब समझ कर ही भूल जाओ। मैं कमरे से बाहर आ गया। मुनीर सिटिंग रूम में रात के बर्तन समेट रहा था। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ सारे काम अकेले करते हो?
कोई मददगार क्यों नहीं रख लेते? आप जानते हैं हम किस किस्म के लोग हैं, हम किसी को राजदार नहीं बना सकते। क्या आपको मेरी खिदमत में किसी किस्म की कमी महसूस हुई? अरे नहीं यार, तुम तो मुझे जिन लगते हो जो हर काम कर रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें एक अदद मददगार की ज़रूरत है। क्या आप किसी को रखना चाहते हैं? उन मानों में नहीं। तुम जानते हो ज़रीन एक मजलूम औरत है और वो मामूल की ज़िंदगी की तरफ आना चाहती है। उसे मसरूफियत चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो इस कोठी में कुछ काम संभाल ले, लेकिन उसका दर्जा मुलाजम का नहीं होगा। मैं समझ गया जनाब, आपकी साथी होने की वजह से वो काबिल एतमाद भी हैं। मैं इस मामले को देख लूँगा। गुड, अब उसे देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ देर में ज़रीन भी आ गई। नाश्ते के लिए वो बराह रास्त किचन में चली गई। नाश्ते के बाद उसने आकर मुझे बताया, मेरी मुनीर से बात हो गई है, अब मैं किचन के मामला देखूंगी और बाकी घर का काम वो करेगा। गुड, लेकिन याद रखना तुम इस घर में मुलाजमा नहीं हो, तुम्हारा दर्जा उससे कहीं ज़्यादा है। मुझे मालूम है शहबाज, मुझे हैरत होती है ये तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं और तुम्हारा यूँ जिक्र करते हैं जैसे तुम इनके लिए को बहुत आला और हस्ती हो। बस ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, वरना बंदा किसी काबिल नहीं। अब तुम मुतमईन हो वैसे? हाँ, वो बोली और चली गई। कुछ देर बाद बीतू आ गया। शोभी भाई, हमने कब जाना है? जब अब्दुल्ला हकीम को लेकर आ जाएगा। मैंने घड़ी देखी, 10:30 बजने वाले थे। वो बस आ रहा होगा। बीतू अभी से तैयार था, उसने कपड़े और जूते भी बदल लिए थे। तुम्हारे पास कोई मोबाइल नहीं है? उसने मुझे एक मोबाइल दिखाया। ये है, अब्दुल्ला भाई ने दिया है। तुमने मुझे बताया नहीं और ना ही नंबर दिया। मैंने अपना मोबाइल निकालकर उसका नंबर ले लिया। उसी लम्हे गेट की तरफ से हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, वैन अंदर आ रही थी। इसका मतलब था कि अब्दुल्ला आ गया था। वो अब्दुल्ला ही था और उसके साथ हकीम खादिस अपने मखसूस चोहे और अपने दवाओं के बक्से समेत वैन से उतर रहा था। मैं बाहर आया। हकीम मुझे देखकर चौंका और उसने अपनी ज़ुबान में कुछ कहा। इसका तर्जुमान कहाँ है यार, इसकी ज़ुबान कौन समझेगा? मैंने अब्दुल्ला से पूछा। मैं राजा साहब की ज़ुबान जानता हूँ। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला। हकीम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं समझा कि वो हाथ मिलाने को कह रहा है, लेकिन जब मैंने दायां हाथ बढ़ाया तो उसने उसे नज़रअंदाज करके मेरा बायां हाथ थाम लिया, जिसका उसने कभी इलाज किया था। उसने गौर से मेरा हाथ देखा और फिर उसे सूंघा। मुझे शुबा हुआ कि वो उसे अभी चक्कर भी देखेगा, लेकिन खैरियत रही कि उसने ऐसा करने से गुरेज किया। अंदर से मुनीर बरामद हुआ और उसने हकीम का बक्सा संभाल लिया। फिर वो उसे लेकर अंदर चला गया। बस अब्दुल्ला, अब चलने की तैयारी करो। अब्दुल्ला ने मोबाइल पर किसी से रब्ता किया। क्या कर रहे हो, तैयार हो पूरी तरह? दूसरी तरफ से जवाब सुनकर उसने मोबाइल बंद कर दिया। वो आ रहे हैं। आपने अपनी पसंद का असलहा ले लिया? हाँ, हम दोनों पूरी तरह तैयार हैं। हम बाइक पर होंगे और तुम लोगों से ज़रा फासले पर रहेंगे, लेकिन रेडियो नहीं है मेरे पास। वो मेरे पास है। उसने वैन से एक बैग से 2 अदद हेडसेट निकाले। ये बहुत मुख्तसर से FM बैंड पर काम करने वाले 2 तरफा रेडियो थे। इनकी रेंज आधा किलोमीटर से। इनको कान पर पहन लें और जब बात करनी हो तो इसके कान वाले हिस्से पर हाथ रख लीजिएगा। उसने मुझे और बीतू को हेडसेट दिए और हमने उनको तजुर्बा करके भी देख लिया। ये बेहतरीन काम कर रहे थे और जब हमने ऊपर हेलमेट पहने तो उनका पता भी ना चला। इस दौरान में अंदर से अब्दुल्ला के 3 अफराद निकल आए। उनमें से 2 तो वही थे जो उसके साथ सरगोदा भी आए थे। एक नया था और चौथा फर्द अयाज था। वैन वही ड्राइव करता। उनके आते ही हम रवाना हो गए। मैंने बाइक कुछ पीछे रखी और जब अस्पताल के पास पहुंचे तो मैं जानबूझकर मजीद पीछे हो गया। मैंने अस्पताल में दाखिल होने की कोशिश नहीं की, मैं बाहर ही रुक गया। मैंने बीतू से कहा, तुम मुर्शिद के आदमियों के लिए अजनबी हो, तुम सड़क के दूसरी तरफ जाओ और देखो अगर कोई मशकूक फर्द या गाड़ी नजर आए तो। बीतू सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। उसने हेलमेट उतार दिया, लेकिन मैंने पहन रखा था। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मुझे किसी का इंतजार है। अब्दुल्ला वैन समेत अस्पताल की पार्किंग में जा चुका था। मुझे रफ़ीक भाई का ख्याल आया, लेकिन मैंने राब्ते से गुरेज किया। वो उस वक्त अतीक को अस्पताल से रिलीज करा रहे होंगे। अस्पताल के बाहर उस सड़क पर कई गाड़ियां थी, लेकिन मुझे उनमें कोई भी गाड़ी मशकूक ना लगी। ये सब खाली थी और ना ही आसपास कोई मशकूक फर्द नजर आ रहा था। कोई 10 मिनट बाद बीतू की आवाज आई, शोभी भाई, इस तरफ कोई बंदा ऐसा नहीं जिस पर हम शक करें। मैंने हेलमेट उतारा और हेडसेट पर हाथ रखा। यहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन अपना काम जारी रखो, ठीक है? मैंने सोचा जब हेलमेट उतार ही दिया है तो अब्दुल्ला से अंदर की सिचुएशन पूछ लो। अब्दुल्ला, अंदर क्या हो रहा है? अतीक को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। मेरा अंदाज़ा है हम 10 मिनट में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बाहर की क्या पोजीशन है? अगर दुश्मन ने यहाँ घात लगा रखी है तब भी नज़र नहीं आ रहा। सड़क के दूसरी तरफ भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब है मतला साफ है, अब्दुल्ला ने कहा और मैंने हेलमेट पहन लिया। अब्दुल्ला के बरक्स मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मतला इतना साफ भी नहीं जितना कि नज़र आ रहा है। जब अब्दुल्ला के बताए हुए 10 मिनट पूरे होने का वक्त आया तो मैंने एक बार फिर हेलमेट उतार कर बीतू को पुकारा, आ जाओ, जाने का वक्त हो गया है।
फौरन ही सड़क के दूसरी जानिब से बीतू नमूदार हुआ। वो ग्रीन बेल्ट उबूर करता हुआ मेरी तरफ आया। उसी लम्हे अस्पताल के गेट से पहले एक बड़ी एम्बुलेंस नमूदार हुई। उसे देखते मैंने बाइक स्टार्ट की और बीतू उचक कर पीछे बैठ गया। अब्दुल्ला से पूछो वो कहाँ है। बीतू ने यह सवाल किया तो उसका जवाब आया, मैं वैन में हूँ, क्योंकि एम्बुलेंस में एक डॉक्टर और नर्स है। उन्होंने रफीक साहब के अलावा किसी और को एम्बुलेंस में जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ओके, लेकिन एम्बुलेंस के साथ रहना। यू डोंट वरी, हम पूरी तरह होशियार हैं। एम्बुलेंस की रफ्तार कुछ तेज हुई और वो ज़ैली सड़कों से गुजरती हुई मेन रोड पर आ गई। ये सड़क रावलपिंडी की हदूद से घूमती हुई दोबारा इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होती थी। कुछ आगे जाकर ये रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हो गई। यहाँ एम्बुलेंस की रफ्तार मजीद बढ़ी। अब्दुल्ला और उसके साथियों की वैन एम्बुलेंस से कोई 20 गज पीछे थी। एम्बुलेंस को उस सड़क पर सीधे ही जाना था, इसलिए मेरे वहम गुमान में भी नहीं आया कि ड्राइवर उसे किसी और तरफ मोड़ सकता है। अचानक ये एम्बुलेंस एक ज़ैली सड़क पर मुड़ गई। इसके साथ ही उसकी रफ्तार भी बहुत तेज हो गई। मेरे कान में अब्दुल्ला की इस्तरारी आवाज़ आई, ये क्या, एम्बुलेंस को उस तरफ नहीं जाना है। खतरा सामने आती मैंने हेलमेट उतार कर फेंका और हेडसेट पर हाथ रखते हुए अब्दुल्ला से कहा, एम्बुलेंस को रोको, मेरा ख्याल उसे हाईजैक कर लिया गया है। यही बात है, अब्दुल्ला बोला। वैन मोड़ मुड़ रही थी और वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई थी। उसकी रफ्तार में भी तेजी आई थी। मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। उसी में अब्दुल्ला के चिल्लाने की आवाज़ आई, लाना तो, ये क्या हो रहा है। अचानक उसकी आवाज़ गायब हो गई। अब्दुल्ला, क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब ना आया। उसकी वजह भी मोड़ मुड़ती नजर आ गई। वैन लड़खड़ा कर रुक रही थी और मेरी नज़र सड़क पर बिछे टायर किलर पर पड़ गई। मैंने बेसाख्ता बाइक का रुख सड़क के साथ कच्चे की तरफ कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से टायर किलर कच्चे तक चले गए थे और बचाते हुए भी बाइक का पहिया उस पर चढ़ गया। एक धमाके से टायर फटा और बाइक लुढ़क गई। बीतू पहले उछलकर अलग हो गया था। बाइक गिरी तो मैं भी अलग हो गया। चंद कलाबाजियां खाकर मैं अपने पाँव पर खड़ा हो गया। वैन रुक गई थी और हमारी नज़रों के सामने एम्बुलेंस तेज रफ्तारी से जा रही थी। उसे रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने बेबसी से उसे देखा तो मेरी मुट्ठियां भीज गईं। दुश्मन कामयाब रहा था। उसने वहां वार किया जहां से हमने सोचा भी ना था। उसी लम्हे किसी ने मेरे शाने पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, वो बीतू था। शोभी भाई, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो चोट नहीं आई? नहीं, बस कोनी छिल गया है। अब्दुल्ला के आदमी बहुत तेजी से हरकत में आए। वो उस वक्त वैन का टायर बदल रहे थे। एहतियातन उन्होंने 4 स्पेयर टायर्स रखे थे। अब्दुल्ला मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर निदामत थी। मैंने सोचा भी ना था कि दुश्मन इस तरह वार कर जाएगा। मैंने एम्बुलेंस के ड्राइवर को चेक नहीं किया था। उस तरफ तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था यार। दुश्मन हमेशा उसी जगह से वार करता है जहां से उसकी तवक्को नहीं होती। ये मुर्शिद अली का काम है। खुद मेरे जहन में भी यही नाम आ रहा था और किसी हद तक उसकी वजह भी समझ आ रही थी, वरना मुर्शिद ने अतीक को मरवाने की कोशिश की थी। इतनी महारत से ये काम मुर्शिद के आदमियों में सिर्फ एक आदमी कर सकता था और यह शख्स फाजली था। हाँ, मुझे भी यही शुबा है। बीतू टायर किलर का मुआयना कर रहा था। ये लोहे का एक खुल जाने वाला जिसमें सामने की तरफ निकले लोहे के नोकीले दंदाने थे, जिन पर गाड़ी का टायर चढ़ता तो ये उसे काट कर रख देते। उसे रोल करके रखा जाता है और जब जरूरत होती है तो उसे सड़क पर फैला देते हैं। ये इधर किसने डाला? ये एम्बुलेंस गुजरने के बाद किसी ने डाला है, मैंने कहा, वरना एम्बुलेंस के टायर्स भी फट जाते हैं। यह एम्बुलेंस से फेंका गया है, अब्दुल्ला ने इंकिशाफ किया। यह बंडल की तरह सड़क पर गिरा और खुद ब खुद खुलकर सड़क पर फैल गया। मैंने टायर किलर का मुआयना किया। उसमें हर जोड़ पर नन्हे स्प्रिंग लगे थे। जैसे उसे सड़क पर छोड़ा जाता तो ये खुद ब खुद फैल जाता। इसी वजह से एम्बुलेंस वाले को रोकने या खुद उसे सड़क पर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने चलती गाड़ी से गिरा दिया और जब तक ये फैलता वो गुजर गया। अयास को मौका न मिला कि वो ब्रेक लगाकर वैन उससे बचा लेता। चारों टायर तबाह हो गए थे। एम्बुलेंस में कौन कौन था? ड्राइवर, रफीक साहब, एक नर्स और एक डॉक्टर। अब्दुल्ला ने जवाब दिया। मैंने रफीक भाई का नंबर डायल किया। उस पर बेल जाती रही लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इसका मतलब था कि वो बेबस कर दिए गए थे। अब्दुल्ला, हमें उनके पीछे जाना होगा। अब्दुल्ला के आदमियों ने बहुत तेजी से काम किया था, लेकिन फिर भी उन्हें 10 मिनट लग गए थे और इतनी देर में एम्बुलेंस का दूर निकल जाना यकीनी था। फिर भी हम वैन ठीक होते उस तरफ रवाना हो गए। कुछ आगे गए तो सड़क 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक रास्ता इस्लामाबाद की तरफ जाता था और दूसरा रावलपिंडी के किसी नवाही हिस्से की तरफ जा रहा था। अब सवाल यह था कि एम्बुलेंस किस रास्ते पर गई थी। इस दौरान में अब्दुल्ला ने कोठी पर कॉल करके मुनीर से गाड़ी मंगवाई। वो उससे राब्ते में था, मगर उसे आने में देर लगती। मैंने अब्दुल्ला से कहा, हमें गाड़ी का बंदोबस्त करना होगा। वो कैसे? हमारी बाइक वहीं रह गई थी। उसका टायर मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया था और उसे उठाकर वैन में भी नहीं रख सकते थे। मैंने अयास को गाड़ी रोकने को कहा। उसने गाड़ी रोकी तो मैं उतरते हुए बोला, तुम इस्लामाबाद की तरफ जाओ, मैं इस रास्ते पर देखता हूँ। लेकिन आप पैदल हैं। अब्दुल्ला तशवीश से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। हम भी आपके साथ जाएगा।
बीतू नीचे उतर आया और अब्दुल्ला के इशारे पर अयाज ने गाड़ी चला दी। मैं और बीतू पैदल ही नवाही इलाके की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। हम तलाश कैसे करेगा, ये तो मैंने सोचा नहीं। एक बात है, जो पहला गाड़ी नजर है उसे छीन ले, बाद में वापस कर देगा। मैंने भी यही सोचा है, लेकिन इस सड़क पर कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। मैंने इतना ही कहा था कि सामने दूर से एक बाइक नमूदार हुई। आ गया गाड़ी। बीतू खुश होकर बोला, उसने पिस्तौल निकाल लिया। ये क्या कर रहे हो, वो आधे रास्ते से भाग जाएगा। उसने पिस्तौल वाला हाथ पीछे कर लिया। बाइक वाला सुकून से आ रहा था। जब वो 10-12 कदम दूर रह गया तो हम दोनों अचानक सड़क पर आ गए और पिस्तौल सामने कर लिए। उसने ब्रेक लगाई और बाइक हमसे फुट भर दूर रोक दी। अंधे हो क्या, देख नहीं रहे? उसने झंझलाकर कहना चाहा कि उसकी नजर पिस्तौलों पर पड़ी। तुम डाकू हो? मैंने उसे खींचकर बाइक से उतारा और बीतू ने बाइक संभाल ली। हाँ, हम डाकू हैं और हमें ये बाइक चाहिए। ले लो, बस मुझे मत मारना, मेरे छोटे छोटे बच्चे। चलो ठीक है, बच्चों की वजह से तुमको छोड़ देते हैं, बल्कि बाइक भी मिल जाएगी अगर तुम कल शाम को इसी सड़क पर चक्कर लगाओ तो। मैंने बाइक स्टार्ट की। मैं आगे बढ़ने वाला था कि मुझे ख्याल आया और मैं रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो डर गया। तुमने आते हुए किसी एम्बुलेंस को जाते देखा है? जी, वो आगे गई थी। ये सुनते ही मैंने बाइक स्टार्ट की। इस इत्तला ने मुझे पुरजोश कर दिया था। मैंने वक्त पूछने में वक्त ज़ाया नहीं किया, क्योंकि एम्बुलेंस को गए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हो सकते थे। मैंने बाइक को उसके औकात से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ाया। देखते ही देखते उसकी रफ्तार 70 मील से ऊपर चली गई। बीतू ने मुझे कमर से जकड़ रखा था। अभी हम 2 किलोमीटर दूर गए होंगे कि मुझे सड़क के किनारे 3 अफराद दिखाई दिए। 2 के सफ़ेद लिबास दूर से नजर आ रहे थे। करीब आने पर मुझे रफीक भाई भी नजर आ गए। वो इतने बदहवास थे कि उन्होंने मुझे भी नहीं देखा। जब मैंने बाइक उनके बिल्कुल पास ले जाकर रोकी तो वो चौंके। रफीक भाई, वो किस तरफ गए हैं? शहबाज, वो मेरे बेटे को ले गए। कौन था वो? एक लंबे बालों वाला ड्राइवर था। उसने इस जगह एम्बुलेंस रोककर एक और आदमी को बिठाया और हमें नीचे उतार दिया। वो खुद पर काबू पाते हुए बोले, डॉक्टर और नर्स के अभी तक हवाएं उड़ रही थी। इसी सड़क पर गए हैं? हाँ, 10 मिनट हुए हैं। बीतू, तुम यहीं रुको और अब्दुल्ला को इत्तला कर दो। मैंने बीतू से कहा और उसको उतरते ही मैंने बाइक दौड़ा दी। एम्बुलेंस ज़्यादा तेज नहीं चल सकती थी क्योंकि सड़क की हालत अच्छी नहीं थी और अतीक के जिस्म से मशीनें मुंसलिक थी। लेकिन वो दुश्मन थे। उनको अतीक की जान से ज़्यादा फिक्र अपने बाहिफाजत निकल जाने की होगी। मैं सड़क की खराबी के बावजूद बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। मेरी बेकरार निगाहें एम्बुलेंस से कोई निशान तलाश कर रही थी, लेकिन 10 मिनट और कोई 12-13 किलोमीटर गुजर जाने के बावजूद भी मुझे एम्बुलेंस नजर नहीं आई। उस सड़क के दाएं बाएं कई सड़कें निकली थी, लेकिन मैं उस उम्मीद पर इसी सड़क पर रहा कि शायद एम्बुलेंस भी यहीं होगी। लेकिन मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई। रफीक भाई ने लंबे बालों वाले का हवाला देकर मेरे शक की तस्दीक कर दी थी। ये फासली का काम था। उसने नहायत चालाकी से सारा मंसूबा बनाया था। उसमें फरार के रूट का खास ख्याल रखा था। मैंने अब्दुल्ला से मोबाइल पर रब्ता किया। तुम कहाँ हो? मैं इसी सड़क पर आ रहा हूँ। मुनीर गाड़ी ले आया है। एक बाइक मेरे पास है। क्या तुम्हारे आदमी इस इलाके से वाकिफ़ है? किसी हद तक। आप कहाँ हैं? मैं इसी सड़क पर कोई 10-12 किलोमीटर आगे जा चुका हूँ। दाएं बाएं कम से कम आधे दर्जन रास्ते निकल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, आप आखिरी ज़िली सड़क तक आ जाइए। मुनीर से इस इलाके का नक्शा भी मंगवाया है। रफ़ीक भाई वापस आ गए? हाँ, वो मिल गए हैं। मैं वापस आया और दाएं तरफ जाने वाली पहली सड़क के साथ रुक गया। अब्दुल्ला कोई 10 मिनट बाद नमूदार हुआ। वो कार में था और उसके साथ मुनीर था। उसने बताया कि 2 टीमें बना दी गई थी जो इस इलाके में एम्बुलेंस को तलाश कर रही थी। एक वो था और दूसरा मैं। हमें आगे की सड़कों पर तलाश करना था। अब्दुल्ला का एक साथी मेरे साथ आ गया और मैं उसी सड़क पर आगे रवाना हो गया। कोई 5 मिनट बाद एक छोटा सा ईंटें बनाने वाला भट्टा आया। उसके पास एक ढाबा था। वहाँ 4-5 अफराद बैठे थे। मैंने बाइक वहाँ रोकी। तुम लोगों ने यहाँ से कोई एम्बुलेंस गुजरती देखी है? मैंने सलाम दुआ के बाद पूछा। नहीं जी, यहाँ से कोई एम्बुलेंस नहीं गुजरी। ढाबे के मालिक ने बताया, वो गुज़श्ता 1 घंटे से इसी जगह पर था और कोई एम्बुलेंस अगर यहाँ से गुजरती तो उसको लाजमी नजर आ जाती। उसने यकीन के साथ बताया तो मैं लौट आया और अब्दुल्ला को कॉल करके उस रास्ते के क्लियर होने का बताया। 1 घंटे में हमने उस सड़क के दाएं बाएं निकलने वाली तमाम सड़कों को छान मारा, लेकिन एम्बुलेंस का कहीं सुराग ना लगा। और लग भी जाता तो बेकार था, क्योंकि वो मुर्शिद के किसी खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुकी होगी। हम वापस मेन रोड के संगम पर पहुंचे जहां से एम्बुलेंस ने गलत सिमत मोड़ लिया था। रफीक भाई निढाल खड़े थे। शहबाज, ये क्या हो रहा है? आप हौसला रखें, मेरे साथ आए। मेरे बीमार बेटे को इस तरह अगवा करने का मकसद क्या हो सकता है? उनका एक ही मकसद है, मुझे अपने सामने मजबूर करना, और अतीक की बाहिफाजत वापसी के लिए मैं उनका हर मुतालबा मानने को तैयार हूँ। लेकिन यह मसला यहाँ सड़क पर हल नहीं होगा। आइए मेरे साथ। आधे घंटे बाद हम कोठी में थे। अब्दुल्ला और उसके साथी अभी बाहर थे। पहले मैंने सोचा कि मुर्शिद से खुद रब्ता नहीं करूँगा, लेकिन रफ़ीक भाई की हालत देखकर मैंने अपना फैसला बदल दिया।
वो इतने मुस्तरिब थे कि जैसे लगता था अतीक से पहले खुद जान से गुजर जाएंगे। मैंने उनको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। मैंने मुर्शिद का मखसूस मोबाइल नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से उसी नस्तालिक किस्म के मुलाजिम ने कॉल रिसीव की। मुझे मुर्शिद से बात करनी है, फौरन। उसने कुछ कहे बगैर मोबाइल मुर्शिद को थमा दिया। शहबाज मलिक, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। मुर्शिद, इसका हिसाब बाद में होगा कि तुमने क्या किया। अभी मुझे अतीक वापस चाहिए, फौरन। तुम्हें मालूम होगा कि अतीक किस कीमत पर मिल सकता है। फतेह खान तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अतीक को तुम फौरन वापस करो। उसकी हालत ठीक नहीं है। उसकी हालत बिल्कुल वैसी है और वो महफूज भी है। हाँ, अगर मुझे फतेह खान ना मिला तो मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ कह नहीं सकता। फतेह खान तुम्हें मिल जाएगा। मिलेगा नहीं, उसका हाथ के हाथ तबादला होगा। जल्दी तुम्हें है, मुझे नहीं। मुझे मंजूर है। कहाँ होगा ये तबादला? ये मैं 10 मिनट बाद तुम्हें इसी नंबर पर बताता हूँ। उसने कॉल काट दी। आप फिक्र न करें रफ़ीक भाई, अतीक उसी के पास है और वो ठीक है। वो दुश्मन है, मेरा बेटा उसी की वजह से इस हाल को पहुंचा है। हाँ, लेकिन उसका एक आदमी मेरे पास है और वो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। 10 मिनट उम्मीद और यास की कैफियत में गुजर गए। बैल बजी तो मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ मुर्शिद ही था। शहबाज, तबादला मेरी बताई हुई जगह पर होगा। तुम्हारे साथ सिर्फ फतेह खान आएगा। ये मुमकिन नहीं है, मेरे साथ मेरे मुहाफिज भी होंगे। ओके, लेकिन गाड़ी एक से ज़्यादा ना हो। खिलाफ तवक्को उसने बहस किए बगैर कहा। ऐसा लग रहा था कि वो हर कीमत पर जल्द अज जल्द फतेह खान को अपनी तहवील में देखना चाहता था। मुझे शरीफ भी चाहिए। तुम इनकार कर चुके हो कि उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है और वो मलिक आरिफ का बंदा है। मैं उसी के लिए मांग रहा हूँ। शरीफ को देकर मैं उसे अपना एहसानमंद बना लूँगा। अगर मैं इनकार कर दूँ तो तबादला नहीं होगा। मैंने सोचा मुझे शरीफ से कुछ उगलवाने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर मैं उससे कोई बयान हासिल कर भी लेता तो उसे अदालत में उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए अगर मैं शरीफ को उसके हवाले कर भी देता तो मुझे कोई नुकसान नहीं था। जहाँ तक शरीफ से निमटने का ताल्लुक था तो उससे बाद में भी निमटा जा सकता था। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन अब देर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। तुम इसी मोबाइल के साथ जीटी रोड पर आ जाओ और मेरे आदमी कहीं रोककर तबादला कर लेंगे। अगर सिग्नल में प्रॉब्लम हुआ तो? नहीं होगा, तभी तुम्हें जीटी रोड पर बुलाया है। अतीक एम्बुलेंस में है? हाँ, उसे छेड़ने से गुरेज किया है। तुम्हारा डॉक्टर उतार दिया था, लेकिन एक डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहा है। बस अब तुम जल्दी निकल जाओ। जितनी जल्दी करोगे तुम्हारा आदमी इतनी ही जल्दी वापस मिल जाएगा। मैंने कॉल काट कर अब्दुल्ला को कॉल की। वो वापस आ रहा था। जब तक वो कोठी में दाखिल होता मैंने उसे सूरत हाल बता दी। शहबाज साहब, आपका जाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको देखकर वो कोई शरारत भी कर सकता है, और दूसरा आपको पुलिस से भी खतरा है। आपकी वजह से अतीक की बाहिफाजत वापसी खतरे में पड़ जाएगी। तब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। अब्दुल्ला ने नशस्तगाह में दाखिल होते हुए कहा। उसने कॉल काट दी थी। मेरे साथ 3 साथी होंगे और हम फतेह खान और शरीफ को ले जा सकते हैं। आप नहीं होंगे, और अगर उसने कोई प्लान बनाया भी होगा तो वो उस पर अमल दरामद नहीं करेगा। अब्दुल्ला की बात दुरुस्त थी, लेकिन जब तक ये मामला निमट नहीं जाएगा मैं टेंशन में रहूँगा। आप बेफिक्र रहें, मैं मुस्तकिल आपसे राब्ते में रहूँगा। मैं अपने आदमियों को तैयार करता हूँ और उन दोनों को अंदर से निकालता हूँ। ख्याल रखना वो इस जगह को देखने ना पाए। आप बेफिक्र रहें। अब्दुल्ला वहाँ से चला गया। रफ़ीक भाई किसी कदर ताज्जुब से देख रहे थे। शहबाज, तुम्हारे साथ ही अजीब से, मैंने किसी को भी किसी के लिए इतना बेलौस काम करते नहीं देखा। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, वरना इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिवाय इसके कि मैं भी उनके लिए इतना ही बेलौस हूँ। मैंने भी यही महसूस किया। फिर भी आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी दूसरे की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दें। मुझे खुशकिस्मती से ऐसे लोग मिलते रहते हैं, शायद इसलिए कि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं जाने से पहले एक बार फिर फतेह खान से मिलना चाहता था। मैं नीचे तहखाने में आया, जहां अब्दुल्ला के आदमी फतेह खान और शरीफ को उनके पिंजरों से निकालकर हथकड़ियां पहना चुके थे। उनके चेहरों पर गलाफ चढ़ा दिए गए थे। मैंने अपनी मौजूदगी जाहिर किए बगैर अब्दुल्ला को इशारा किया कि वो शरीफ को यहाँ से ले जाए। अब्दुल्ला ने सर हिलाया और शरीफ को लेकर अपने आदमियों समेत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने कहा, फतेह खान, तुम जानते हो तुमको कहाँ भेजा जा रहा है? शहबाज खाना, हमको इधर तुम्हारा मौजूदगी महसूस हो रहा था। हाँ, मेरे को लग रहा है कोई खास बात है। तुम मुझे मुर्शिद के हवाले करने जा रहे हैं ना? मैं उसके अंदाजे पर शशदा रह गया। हाँ, मैं तुम्हें उसके हवाले करने जा रहा हूँ। तुम मजबूर है? मुर्शिद ने उस लड़के को उठवा लिया जो अस्पताल में था। उसकी हालत ख़राब है। वो ऐसा ही आदमी है, उससे कुछ भी तवक्को किया जा सकता है। क्या उसने लड़के के बदले मेरा और शरीफ का मुतालबा किया है? हाँ, और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें उसे देने पर मजबूर हूँ। तुम मुझे अपना कैदी बनाकर रखना चाहते हो?
नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुर्शिद की नीयत तुम्हारे बारे में ठीक नहीं है। नाओ, हम उससे निमटना जानता है। मैंने महसूस किया कि फतेह खान बहर सूरत मेरी कैद से निकलने पर खुश था और वो मुर्शिद को अपने लिए ज़्यादा खतरनाक तस्वुर नहीं कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, बेटा जब तुम उसके हाथ आओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। फतेह खान भी मेरा दुश्मन था, लेकिन मुर्शिद के मुकाबले में उसकी दुश्मनी की नौयत बहुत हल्की और मुख्तलिफ थी, इसलिए उसे मुर्शिद के हवाले करते हुए मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं उसे ऊपर लाया। मुंह पर गलाफ होने के सबब वो देख नहीं सकता था कि वो कहाँ से गुजर रहा है। यह गलाफ उस कोठी से बाहर जाने के बाद भी उसके मुंह से नहीं उतारा जाता। उसे कोठी के पोर्च में लाकर मैंने अब्दुल्ला के हवाले किया और बोला, इसका खास ख्याल रखना, यह फरार होने का माहिर है, कई बार मेरी कैद से भी निकलकर फरार हो चुका है। आप फिक्र न करें, सिर्फ इसकी रूह ही हमारी कैद से निकल सकती है। फतेह खान, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुर्शिद की कैद में ना रहो, लेकिन अगर ऐसा हुआ और तुम्हें को तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले खबरदार कर दिया है और मैं मजबूरन तुम्हें उसके हवाले कर रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, हम तुमको दोष नहीं देगा। अब्दुल्ला के आदमियों ने उनको वैन के पिछले हिस्से में फर्श पर डाल दिया। यहाँ वो ना बाहर से नजर आते और ना ही वो बाहर देख सकते थे अगर उनकी आंखें खुली होती। मैंने अपना मोबाइल भी अब्दुल्ला के हवाले कर दिया और उसे मुर्शिद का नंबर भी बता दिया जिस पर वो उससे रब्ता कर सकता था। अब्दुल्ला और उसके 3 साथी पूरी तरह मुसल्लह थे और किसी भी किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। 5वां शख्स अयाज था, उसके पास भी हथियार थे और मैं खुद भी देख चुका था कि लड़ने के मामले में वो किसी से कम नहीं था। रवानगी से पहले मुझे ख्याल आया। मैं अब्दुल्ला को एक तरफ ले गया और आहिस्ता से बोला, बीतू को साथ ले जाओ, अगर मुर्शिद धोखा करे तो शरीफ को जिंदा मत छोड़ना और फतेह खान को आज़ाद कर देना। मैं समझ गया जनाब, और बीतू की मौजूदगी से हमें मजीद ताकत मिलेगी। आ जाओ यार, उसने बीतू से कहा। वो दोनों वैन में सवार हो गए। वैन कोठी के गेट से निकली और गेट बंद हो गया। रफीक भाई अंदर ड्राइंग रूम में खामोश बैठे थे। उनका चेहरा हिस्न और मलाल की तस्वीर बना था। मैं उनके पास आकर बैठ गया। शहबाज, मेरा बेटा आ जाएगा ना? इंशाल्लाह, अल्लाह को उसकी ज़िंदगी मंजूर है, तभी तो उसने इतनी ख़राब हालत में भी उसे ज़िंदा रखा और आइंदा भी वही उसे महफूज रखेगा। हाँ, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। उन्होंने इस हालत में मरीजों को बचते नहीं देखा और वो हैरान है कि अतीक अब तक किस तरह सर्वाइव कर रहा है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अल्लाह से उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ करते रहें और बाकी सब उसी पर छोड़ दें। इस दौरान में मुनीर आकर हमारे लिए चाय और खाने पीने के कुछ लवाजमात रख गया था। लंच में अभी वक्त था। मैंने रफ़ीक भाई को चाय बना कर दी। उन्होंने खाने से इनकार कर दिया था। मैंने भी इसरार नहीं किया। वो शख्स आ गया है जिसे अतीक का इलाज करना है। रफ़ीक भाई चौंके। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलवाओ। आप चाय पी लें। वैसे आप उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सिवाय अपनी मखसूस ज़ुबान के और कोई ज़ुबान नहीं बोल सकता। यहाँ सिर्फ अब्दुल्ला उसकी ज़ुबान जानता है। और वो अतीक का इलाज करेगा? ये कैसे मुमकिन है? इस हाथ के इलाज की तरह। मैंने अपना बायां हाथ उनके सामने किया। डॉक्टर इसे काटने की तैयारी कर रहे थे जब मुझे अस्पताल से अगवा करके लाया गया और उस हकीम ने मेरे हाथ का इलाज किया था। उस वक्त तो मैं खुद भी मायूस हो गया था, लेकिन मेरा ये हाथ ठीक हो गया। फिर उसने मेरे सामने एक आदमी के सर में लगने वाली चोट को ठीक किया। अगर कुछ वक्त की देरी हो जाती ना तो अंदरूनी जरियाने खून से उसका दिमाग मुतासर होता और वो मर जाता या फिर हमेशा के लिए माजूर हो जाता। ये काम उसने बगैर किसी ऑपरेशन के सिर्फ चीरा लगा के किया था और डॉक्टर्स इस काम के लिए आदमी का पूरा सर खोल देते हैं। रफ़ीक भाई हैरान थे। शहबाज, अगर तुम्हारे अलावा मुझे किसी और ने सब कुछ बताया होता ना तो मैं कभी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। खुद मैंने भी देखा ना होता ना या मुझ पर ना गुजरी होती तो मैं भी यकीन नहीं करता। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं बहुत अरसा पहले भी इस शख्स के ज़ेरे इलाज रह चुका हूँ जब इसने मेरी उथड़ी हुई खाल सिर्फ 24 घंटे में ठीक कर दी थी। मेरा मकसद रफ़ीक भाई को ज़हनी तौर पर तैयार करने के साथ साथ उनका ध्यान बटाना भी था। लेकिन अतीक के ज़ख्म की नौयत दूसरी है। क्या यह हकीम उनको ठीक कर सकता है? असल में ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, लेकिन मैंने उसके तरीक़ा इलाज को मौसर पाया है, चाहे ज़ख्म की नौयत कुछ भी हो। अब्दुल्ला को निकले 20 मिनट होने को आए थे और मेरा ख्याल था कि वो जीटी रोड तक पहुंच गया होगा। मैंने उसके नंबर पर घर के फ़ोन से कॉल की। कहाँ हो तुम? हम जीटी रोड पर चढ़ चुके हैं। मुर्शिद की तरफ से फ़ोन आया? नहीं। तब तुम उसे कॉल करके बताओ कि तुम जीटी रोड पर पहुंच चुके हो। आप लाइन पर रहें, मैं उसे कॉल करता हूँ। अब्दुल्ला ने मेरे मोबाइल से मुर्शिद को कॉल की। राब्ता होने पर उसकी आवाज़ आई। मैं शहबाज साहब का आदमी बात कर रहा हूँ, मुर्शिद अली से बात कराओ। हाँ, मैं शहबाज साहब का आदमी हूँ। वो क्यों नहीं आए, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने आदमी चाहिए वो ले लो और हमारा आदमी हमारे हवाले कर दो, जिंदा सलामत। उसे तुमने अगवा किया है, इसलिए उसकी सलामती की जिम्मेदारी भी तुम पर है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी 2 लाशें तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
अब्दुल्ला उसे बात करके लाइन पर आया। खबीस मुझे कह रहा था कि अगर अतीक जिंदा रहा तो उसे हमारे हवाले कर देगा। ये शैतान सिफत आदमी है, तुम लोग पूरी तरह मोहतात रहना, और तुमने उसे ठीक धमकी दी है, उसकी कोई बात मत मानना। मैं समझ गया, मैं उसे हैंडल कर लूँगा, लेकिन अगर उसने धोखा दिया तो तुम उससे निमटने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो। मुर्शिद ने क्या कहा? उसके आदमी एम्बुलेंस लेकर पहले ही जीटी रोड पर आ गए हैं, और उसका कहना है कि जहाँ मुझे एम्बुलेंस सड़क से ज़रा हटकर नजर आएगी मैं वहीं रुककर कैदियों का तबादला कर लूँ।